वेलकम बैक जी। इतना रौला नहीं होता। वेलकम बैक क्या हम सलाम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप नहीं थी ना तो मुझे लग रहा है मैं कंटिन्यूएशन में बैठा हुआ हूँ, आपको पता है। देखिए एक दिन मैं नहीं आती तो इधर क्या हो जाता है। अच्छा जी, वेलकम बैक तो आपको कहना था। कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम आप लोगों को कहना था, गुड मॉर्निंग भी आप लोगों को कहना था। क्या हाल है? एंड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बाय द वे। वेरी मच। मुझे आप सारों के मैसेजेस मिल गए थे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट थे, यूके में एक जरा तब्दीली आई है भाई, और तब्दीली वहाँ इतने शोर शराबे के साथ नहीं आती, जरा नॉर्मल सटल तरीके से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर इख्तिताम को पहुंचा है फाइनली, और नए वजीर आजम बने हैं सर कियर स्टारमर। मैं सही नाम ले रही हूँ? हाँ, स्टारमर बन जाएंगे। साइमा हारून हमारी साथी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम बर्मिंघम। अच्छा साइमा, ये वेव क्या बन गई थी इंतखाबात से पहले? आइडिया था कि इस मर्तबा कंजर्वेटिव पार्टी का चांस नहीं है? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। यकीनन क्योंकि जो टोरी की हुकूमत रही उसकी जितनी भी कारकर्दगी रही उसकी वजह से आवाम बहुत मायूस थे टोरी हुकूमत से, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ये तब्दीली आए। और जैसे कि आपने सर कियर स्टारमर की बात सुनी कि वो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, और तब्दीली वाकई आज हमने देखी। बड़ी अक्सरियत से लेबर पार्टी आज पूरे मुल्क से नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। मैं खासतौर पर बर्मिंघम से आपसे मुखातिब हूँ तो मैं बर्मिंघम की बात करना चाहूँगी कि बर्मिंघम के 10 जो हल्के हैं वहाँ पर लेबर पार्टी का हमेशा से ये गढ़ रहा, लेकिन 2019 के इंतखाबात में यहाँ से लेबर पार्टी जो है वो 8 सीटें हासिल कर पाई। एक सीट जो लेबर पार्टी के पास थी वो उन्होंने लूज की थी 2019 में, और आज अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके मुताबिक वो लेबर पार्टी ने वो सीट भी वापस हासिल कर ली है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताती चलूँ जो बर्मिंघम है ये इस वक्त यूके भर में सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है वो बर्मिंघम में आबाद है। 2021 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक बर्मिंघम की कुल आबादी जो है वो 11,45,000 है, जिसमें 30% मुसलमान थे और अक्सरियत उनमें पाकिस्तानियों की थी। और इन इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी उम्मीदवार थे वो मैदान में थे। उनमें 3 जो लेबर के एमपीज थे जो गुज़श्ता हुकूमत में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनमें शबाना महमूद, खालिद महमूद और ताहिर अली अपने नशिस्तों का दिफा कर रहे थे। उसके अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निजात आज़ाद उम्मीदवार भी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। 20 जो मुसलमान उम्मीदवार इन इंतखाबात में आए, 4 उनमें खवातीन भी थी, जिनमें 3 पाकिस्तानी निजात खवातीन इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। जी साइमा, तो तब्दीली का जो जी साइमा ये भी बताइएगा कि 14 साल बाद एक पार्टी का वापस आना, ऐसी क्या तब्दीली का नारा था उनका? ऐसी क्या इंतखाबी मुहिम उन्होंने चलाई थी? क्या वादे थे जिन्होंने अवाम को इतना इंस्पायर किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया? क्या ये नौजवान वोट था उनके लिए? किस तरह आप इसको कैटेगराइज करेंगे? 14 साल लग गए वापस आने में। जी 14 साल यकीनन बहुत बड़ा एक तवील अरसा था लेबर पार्टी को वापस ये अपना हुकूमत वापस हासिल करने में। और जब 2019 के इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त लेबर पार्टी को टोको नहीं थी, बल्कि उनका कहना था, हमने लेबर पार्टी से ही सुना है कि 10 साल अब मुश्किल है उनका हुकूमत में वापस आना। 2019 और अब 2024 है और वो वापस हुकूमत में आ चुके हैं। तब्दीली का नारा लेकर आए जिसमें बड़े वादे किए गए हैं लेबर पार्टी की जानिब से। खासतौर पर जो महंगाई की इस वक्त लहर आई है बरतानिया में उस पर काबू पाने के वादे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोमिसेस किए गए हैं, जैसे कि आपने NHS की बात की। NHS जिस बहरान का इस वक्त शिकार है, जो आए दिन एक तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा मसला, जब हमारी आवाम से बात होती है तो उन्हें महीनों अपॉइंटमेंट्स का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मरीज अपनी जान तक गवा बैठते हैं। उन महीने इंतजार में उनको लगना पड़ता है, जिसकी वजह से तो ये वादे हैं। NHS का उन्होंने वादा किया। उसके अलावा नौजवानों की जो यूनिवर्सिटी फीस तो लेबर की तरफ से एक हमेशा से कहा जाता रहा है, अब पता नहीं लेबर उस अपने वादे पर कायम रहेगी या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से क्योंकि जब टोरी की हुकूमत आई तो उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के उनके 3,000 से वो 9,000 एकदम से फीस 3 गुना कर दी थी, जिसकी वजह से नौजवान जो नस्ल है वो उनका झुकाव हमेशा से लेबर पार्टी की तरफ रहा, इस वजह से कि उन पर एक कर्जे का एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जाता है यूनिवर्सिटी फीस की सूरत में।
कुछ सालों लग जाते हैं, उन्हें एक तरह से उनकी उम्र अच्छा, लग जब जाती है 2019 की आप बात करते हैं और लेबर पार्टी को खुद ये लग रहा था कि शायद उनको अभी वक्त लगे दोबारा इख्तिदार में आने में, क्या ऐसी चीज़ लेबर पार्टी ने अपने अंदर तब्दील की? बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग जो कि जिससे हम या हमारी पार्टियां कोई सबक सीख सकें, क्योंकि अभी सकीया इस्लामा भी कह रहे थे कि हमने नई सोच के साथ कैंपेन की और एक नई तर्ज की लेबर पार्टी की सोच के साथ हम हुकूमत भी करेंगे। क्या इसमें इनकी अपनी पर्सनालिटी का अमल दखल है? ये क्या करिश्मेटिक हैं? इनकी अपनी की कोई पॉलिसी शिफ्ट है? हाँ, अपनी सोच है या पार्टी ने अपनी पॉलिसी भी तब्दील की जिसकी वजह से दे मेड अ कमबैक? पार्टी की पॉलिसी में तो इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं आई, लेकिन वो वादे बहुत ज्यादा किए गए हुकूमत से। और खास तौर पर मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही बड़ी पार्टीज हैं, एक टोरी है और दूसरी लेबर है, तो टोरी हुकूमत से आवाम की ज्यादा जो मायूसी है, खास तौर पर ऋषि सुनक के जिस तरह के उनके इकदाम रहे, उससे मायूस आवाम लेबर की तरफ दोबारा से उनका रुझान हुआ। दोबारा से वो जो वादे भी फिर लेबर ने उनके सामने किए, तो खासतौर पर यहाँ पर अब हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, कर्जों जो सूद की शरह है उसमें इजाफे की वजह से आम इंसान यहाँ पर घर लेने का एक ख्वाब उनके लिए एक बड़ा ख्वाब बनता चला जा रहा है, जो कि पूरा होता उनको नजर नहीं आता, क्योंकि सूद की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मोर्गेजेस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेबर पार्टी ने काफी ज्यादा इस हवाले से उनकी ये प्रोमिसेस है अवाम के साथ कि वो इन तमाम जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनके हल की तरफ वो आएंगे, तो शायद यही वो वजूहात थी कि जिसकी वजह से। और सबसे बड़ी जो मुझे रीजन नजर आती है वो ये है कि लोग टोरी पार्टी की कारकर्दगी से बेहद मायूस थे, जिसकी वजह से अवाम का दूसरी, क्योंकि दो ही बड़ी पार्टी से एक से दूसरी की तरफ ही उन्होंने जाना था और वो उनको उम्मीद की किरण जो है वो लेबर में नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अवाम का ज्यादा रुझान जो है वो लेबर की तरफ था। और आज लेबर बड़ी ही अक्सरियत से ये तमाम पूरे मुल्क से नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। बहुत शुक्रिया साइमा हारून, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू स्पीड। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े तफसील से वाज़े अंदाज में हमें एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुल्क में हो रहे हो इलेक्शंस, तो हमारे अभी ताज़ा इलेक्शंस हुए हैं और हम वैसे भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं। तो एक इंस्टेंट कंपैरिजन विच इज़ वेरी नेचुरल वो आ ही जाता है। अब बरतानिया में आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जो है, जिस तरह कि आपको पता चला है, वो जारी है। अपने कंपैरिजन पाकिस्तान, आई वांट टू, बिकॉज़ ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, दिमाग में आ जाती है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के बरअक्स हमें बरतानिया में ना मारधाड़, ना किसी किस्म की सियासी अफरा तफरी के मनाजिर देखने को मिले हैं। और तो और हुकूमत ने मुद्दत पूरी होने से कई माह पहले ही इंतखाबात करवा दिए। तो वहाँ किसी ने असेंबली नहीं तोड़ी, बैरूनी साजिश भी नहीं हुई। अब्दुल्ला भी आप हैरान ना हो, आगे सुने, निगरान हुकूमत भी नहीं है वहाँ, ना ही इलेक्शन कमीशन पर धांधली का कोई इल्जाम लगा। किसी सियासी जमात ने इंतखाबात को NRO का इलेक्शन नहीं कहा, ना RTS बैठा, फॉर्म 45 और 47 जैसी कोई झंझट ही नहीं थी उधर, भी नहीं आई। नहीं उसकी इंटरनेट भी चलता रहा और फॉर्म 45 भी नहीं मैच किए, वो फॉर्म उनके फॉर्म ही नहीं थे अब्दुल्ला, इंटरनेट भी चल रहा था, वो भी किसी ने वो प्लग नहीं खींचा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये मैसिव डिफरेंसेस हैं और इसी सब पे ना हम बात कर लेते हैं। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ अली शाह हमारे साथ है, नहीं हमारे साथ मुर्तज़ा भी होंगे थोड़ी देर में, लेकिन पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो कंपैरिजन आप ड्रॉ कर रही थी, जो तकाबली जायज़ा हमने लिया, उस पर ज़रा हम रोशनी तो डालें कि क्या फ़र्क है, एज इन हमारे मिजाज का फ़र्क है, निज़ाम का फ़र्क है। What went wrong? वहाँ सब कुछ हो जाता है, यहाँ पे 100 मसले होते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। बिलाल साहब, अब पाकिस्तान में पार्लिमानी ही निज़ाम है, सियासी जमातों का स्ट्रक्चर है, मुद्दतें मुतय्यन हैं, यानी बरतानवी जमहूरियत की कॉपी है हमारा निज़ाम। लेकिन बरतानिया में ये निज़ाम ठीक चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ ठीक नहीं होता। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक पहली और बुनियादी वजह तो यही है कि बरतानिया में यह निज़ाम वहाँ से अपने तौर पे उभरा है, उसकी जड़ें वहीं के निज़ाम में हैं, वहाँ की सोसाइटी में हैं, और उसने 300 साल से ज़ायद लिए हैं इस मकाम तक पहुँचने में, 300-325 साल। तो उसमें उनके इदारे इस तसलसल के साथ बड़े हैं तो मजबूत हुए हैं। वहाँ भी बड़े बड़े क्राइसिस और बहरान आए हैं, और उन बहरानों के बाद
ये अब इस मकाम पे पहुंचे हैं कि अब वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत जो है ये मुश्किल से 70 साल पुरानी है, लेकिन उसमें भी बार बार इंटरप्शंस आती रही हैं, फौजी मुदाखलतें होती रही हैं, तो हमारा जो निज़ाम है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया। तो अगर ये चलता रहेगा और मुदाखलत नहीं होगी तो हम भी अगले 20-30 साल में स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर मुदाखलत होती रहेगी तो शायद क़यामत तक भी ये निज़ाम स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो बुनियादी वजह इसकी ये है कि इसमें मुदाखलत ना हो और इसको अपने तौर पे मैच्योर होने दिया जाए। अहमद बिलाल साहब, फिर भी हम एक और भी कंपैरिजन चाहेंगे, क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे यहाँ इस किस्म की बातें होना स्टार्ट होती हैं। अभी हाल ही में हमारे जो इंतखाबात हुए हैं उनके नताइज पर काफ़ी सवाल रहे काफ़ी क्वार्टर से। अब अमेरिका का मुतालबा या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अगर हम एक तरफ रख भी दें, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि किसी फोरम पर कोई तफ्तीश करा ली जाए, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि अवाम का इस निज़ाम पर एतमाद जो है वो तो बरकरार रहे ना? जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये 2013 में ये पहले हो चुका है मामला कि 2013 के इंतखाबात पे बहुत सवाल उठाए गए, फिर उसके ऊपर बहुत सारे मुजाहरे हुए, स्ट्रीट एजिटेशन हुआ, फिर हमारे इस्लामाबाद में यहाँ धरना हुआ, और बाद अज़ खराबी बसियार फिर दोनों जमातों ने, यानी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बरसर इक़्तिदार थी और PTI एजिटेशन कर रही थी, तो दोनों ने इत्तफाक किया और एक कानून पास किया, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, और उन्होंने फिर उसकी तहकीक करके बताया कि नताइज में तो कोई ऐसी बड़ी ख़राबी नहीं है जिससे ये तब्दील हो सके कि कौन जीता है कौन हारा है। हाँ, मकामी सतह पे कुछ खराबियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने तजावीज़ दी, तो अब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर इत्तफाक राय हो, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। और आइन में ये लिखा हुआ है कि ऐसे में तमाम अपनी डिस्प्यूट्स हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए से हल करें। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं, पंजाब में थोड़ा सा मसला है, वो भी बन जाएंगे, तो उसका वो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन आइन में यही लिखा है, वरना फिर कौमी असम्बली में इत्तफाक की राय पैदा करें। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। जी बिल्कुल, हमें याद है 2014 में जो धरना हुआ था उसके बाद कमीशन बना था, फिर उसमें यही हतमी तौर पर आया था कि इंतज़ामी तौर पर कुछ मामलात हो सकते हैं निचली सतह पे, लेकिन ऐसी धांधली, मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी जिससे हुकूमत कौन बनाएगा ये नतीजा ही तब्दील हो जाए। और अभी भी 2018 के इलेक्शन में नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये जो गेम है ना, ये वाना मतलब ये चलता रहता है। अच्छा, दूसरी बात, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की, सॉरी अहमद बिलाल साहब भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, बात तो ये है कि ट्राइब्यूनल में भी जो जाए, अगर कोई डिस्प्यूट, उसका कोई फैसला निकले तो अगले मान जाए। मतलब पता नहीं कौन सा हमारा ऐसा ट्राइब्यूनल होगा जिसके कोई फैसले निकले और उनको माना जाए, और जब तक अपनी मर्जी का फैसला नहीं आता, हमने ये ट्रेंड देखा है, हम नहीं मानते, मानने की ग्रेस भी नहीं है। आई एम सॉरी, बट जो ट्राइब्यूनल बनते हैं, फिर उसमें पिछली दफ़ा तो हमने देखा बड़े बड़े, पिछले दौरे हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर लोग स्टे ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर कासिम ज़ूरी साहब स्टे ऑर्डर पे बराजमान रहे। इमेजिन करें। तो हमारा थोड़ा सा, हम जब कंपैरिजन करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हमें अगर हमारा निज़ाम एक जैसा भी हो, हमारे टेम्परामेंट्स और हमारी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो ये टेम्परामेंट पर्सनैलिटी कह रही हैं, पता नहीं, मुझे लगता है हमारी तरबियत का फ़र्क है बेसिकली। आई डिडंट वांट टू गो दैट, हमारी वैल्यूज़ का फ़र्क है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। चलो फिर तो सब कुछ ही आउट ही हो गया, फिर हमें क्या कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। ब्रेक ले सकते हैं अभी हम। अच्छा जी, इन द मीन टाइम और क्या हो रहा है? मैं गया पेट्रोल भरवाने और पूरी टंकी भरवाने। नहीं, जब 2 किलोमीटर की लाइन लगी देखी पेट्रोल पंप के बाहर, तो मैंने कहा ये नहीं होगा मेरे से। लेकिन अब आज जब पेट्रोल मिलेगा नहीं तो फिर कैसे होगा, या फिर लाहौर जाएंगे? हमने तवक्कुल कर लिया अल्लाह पे और ये सोचा कि फिर कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। अच्छा, बाय द वे, कैन आई जस्ट से कि अब अब्दुल्ला, आप बड़े लकी हैं कि आपको एटलीस्ट पंप खुला मिल गया, बेशक लाइनें लगी हुई थी क्योंकि पंप ही बंद कर चुके थे। ऐसा भी हुआ है? कल मैंने 12 बजे से पहले, मैं आई वाज अराउंड एट 10,
and I was coming back and you know certainly something I saw miles and miles of cars outside pumps. अच्छा, कराची के कुछ आपको मनाजिर दिखा रहे हैं और अब तो बिल्कुल बंद है और आपको जरा इसकी बैकग्राउंडर ऑफ कोर्स यू वुड नो बट स्टिल लेट अस गिव इट टू यू। बजट में भारी टैक्सेस की शिकायत ऑब्वियसली हर तबका कर ही रहा है, मगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एहतजाजन आज से मुल्क भर के पेट्रोल स्टेशन जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं। तो लिहाजा वो आगाज़ जो होता है आपको पता है हो ही जाता है। और कराची में तो एटलीस्ट सुबह जब हम आ भी रहे थे तो वी वर लुकिंग अराउंड और ज़्यादातर पेट्रोल स्टेशन, इनफैक्ट आई डिडंट सी एनी ओपन पेट्रोल स्टेशन एट ऑल। I saw one और सुबह फिर मैंने उसी पे से इत्तेफाक किया और थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया। और डीलरशिप के जो पेट्रोल स्टेशंस हैं ना वो खुले हुए हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी बंद हैं। पंजाब में भी यही पैनिक था, एटलीस्ट रात को वही मीलों लंबी कतारें थी, लेकिन पंजाब में हड़ताल नहीं हो रही है। They have managed it. तो ये भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात चले हम कहेंगे, वरना तो आपको पता है ना। दोनों जगह से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम कहते हैं लाहौर से हैं हमारे साथ जवाद मलिक और कराची से हैं अली इमरान सैयद। सो कराची में चूंकि सूरत हाल अच्छी नहीं है इसलिए कराची से पहले अपडेट ले लेते हैं। अली भाई बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, कितने पंप खुले हैं, कितने बंद हैं? जिस जहाँ आप खड़े हैं वो क्या कोई पेट्रोल स्टेशन है? क्योंकि पीछे बिल्कुल लगता है कि जैसे बंद किया हुआ है कुछ। जी, ये पेट्रोल स्टेशन है, पीएसओ का पेट्रोल स्टेशन है आखान हॉस्पिटल के साथ। और जो कराची की सूरत हाल है, वैसे तो हमने कल रिपोर्ट कर ही दिया था कि पंजाब में स्ट्राइक के चांसेस कम हैं, क्योंकि दो धड़े हो गए हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, जिनमें से पंजाब वालों का कहना है कि ये जो अनाउंसमेंट की गई ये उन्हें एतमाद में लेके नहीं की गई। सेकेंडली ये कि उनके जब नेगोशिएशंस चल रहे हैं तो वो कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, हुकूमत को या FBR को देंगे। यहाँ पे कराची में सूरत हाल ये है कि जो डीलरशिप के पेट्रोल पंप्स हैं, यानी जो कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, उनमें हड़ताल का असर देखा जा रहा है। बेशतर पंप्स बंद हैं, लेकिन जो कंपनी ऑपरेटेड हैं, जो कि बहुत कम तादाद होती है, यानी अक्रॉस कराची कोई 35 से 40 पंप्स होंगे ऐसे, जो कि पीएसओ, शेल या दीगर कंपनीज ऑपरेट करती हैं खुद, वो खुले हुए हैं। लेकिन इनकी लोकेशंस जो हैं, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या ओगरा को चाहिए था कि वो आवाम को बताते, उनकी तफसीलात से आगाह करते कि कौन से पंप्स खुले हैं, ताकि वो आसानी से भरवा सकते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है अब्दुल्ला और हुमा कि ये पेट्रोल पंप्स के बारे में अक्रॉस पाकिस्तान मशहूर है कि ये कभी भी पूरी तौल नहीं देते, और उसके बावजूद स्ट्राइक की जब बात आती है, जब इनके मार्जिन्स कम होते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त जिसे कहा जाए कि कम्यूटर्स का, गाड़ी वालों के नाको चने चबवा देते हैं। और एग्जैक्टली तनाज़ा है क्या अली, हम ये भी आपसे जानेंगे कौन सा टैक्स है जो ये चाहते हैं कि हुकूमत रिवर्स करे, क्योंकि सारे टैक्स जो पेट्रोलियम लेवी से लेकर फलां ढमकां ड्यूटियाँ वो सारे अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होते हैं, और पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं वो खुद अपने पल्ले से क्या दे रहे होते हैं, इसका हम ज़रूर आपसे जायजा लेंगे कि व्हाट्स बॉदरिंग देम दिस टाइम। और ये हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जब पैसे बढ़ने होते हैं तो ये तो ऑलरेडी रात को ही बंद कर देते हैं ना पेट्रोल स्टेशन। ये कल से जब बढ़ेंगे तो फिर आवाम को हम पेट्रोल देंगे, तो ये बड़े सॉलिड हैं इस चीज में, बड़े यूनाइटेड होते हैं। जवाद के पास चलते हैं। बिल्कुल, हाउ डिड द पंजाब गवर्नमेंट मैनेज, क्योंकि इत्तलात तो थी कि अक्रॉस द बोर्ड हड़ताल होने जा रही है, लेकिन लाहौर में सब कुछ नॉर्मल है, हालांकि रात को पैनिक था, कैसे मैनेज हुआ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कल हमें भी थोड़ा सा खदशा था और खौफ भी था कंज्यूमर की तरह कि शायद आज हड़ताल में ये हिस्सा लें, लेकिन फिर हमने रात गए अपने ज़राए से और बिल्कुल चेक किया, और फिर हमें वहाँ पता चला कि जो मैनेजमेंट है, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत है, वो इस वक्त बड़ी सरगर्म है और एक्टिव हुई है। और इस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया कि अब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं है, अब वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ हैं और उनके साथ आवाम है। तो लिहाजा उन्होंने मैसेज दिया पेट्रोल डीलर एसोसिएशन को कि आपके जो मसाइल हैं बिल्कुल हम उसका एहसास करते हैं, आप आएँ हमारे साथ बैठें, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी है, हम आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो दूर करेंगे, जो जायज़ बातें आपकी मानी जाएंगी, लेकिन लोगों को हरासा ना करें, लोगों को परेशान ना करें। और फिर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो ख्वाजा आतिफ हैं, लाहौर को, पंजाब को वो डील करते हैं। जब माजी में हड़ताल होती थी तो वो 3-4 दिन पहले माहौल बनाना शुरू कर देते थे, अपने मुतालबात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस रिलीज देते थे। और इस्लामाबाद जेलम से नौमान भट्ट, तो ये दोनों जो बड़े स्टेक होल्डर थे ये खामोश बैठ गए, अंडरग्राउंड हो गए, खामोशी से साइड लाइन हो गए, और हमने देखा कि यहाँ पर हड़ताल हमें नाकाम नज़र आई है।
अच्छा, ये जरूर जवाब ये जरूर बताइएगा कि ये, क्योंकि हमने पहले इन द पास्ट देखा है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बड़ी यूनाइटेड लॉबी है। क्या ये पहली बार हुआ है कि आप जो धड़ेबंदी की बात कर रहे हैं कि ये 2 धड़े बन गए हैं, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ये पहली बार हुआ है। फ्लोर मिल्स हो, सीमेंट एसोसिएशन हो, एप्टमा हो, शुगर हो या पेट्रोलियम डीलर्स हो, ये इंतहाई मुनज़्ज़म है और बड़े ही अच्छे तरीके से चलते हैं। पहले चीज़ें प्लेटफॉर्म पर स्टेक होल्डर से, गवर्नमेंट से ये डिस्कस करते हैं और फिर जाके स्ट्राइक पे जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने देखा है कि ये स्ट्राइक पर गए थे, इनकी आशीर्वाद हासिल थी इनको, पंजाब की तरफ से भी, पिंडी की तरफ से भी, केपी की तरफ से। लेकिन इन द एंड मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और चीज़ें मैनेज कर ली। बड़ा अच्छा है, तो चीज़ें मैनेज हो गई हैं। लाहौर में तो लोग सुकून से हैं। अच्छा अली, अब हम रीजनिंग की बात पूछ रहे थे, ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले जो भी ड्यूटियां लगे हैं, टैक्सेस लगे हैं, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे कर रहा होता है। ऐसा क्या बोझ लादा जा रहा है पेट्रोल पंप्स वालों पे जिस पे ये हड़ताल कर रहे हैं? जी, ये इन पे एडवांस टैक्स समेत एक और टैक्स ऐड किया गया है और जो कदरे अच्छा कारोबार करने वाले पेट्रोलियम डीलर्स हैं, उनका कहना है कि ये जो इजाफी टैक्स है उसको उनको एडजस्ट करवाने में मसला होगा, क्योंकि एडजस्ट करवाने के लिए फिर कोई हेड मौजूद नहीं है। इस हद तक के तो बात ठीक है, लेकिन वही जो पहले बात हो रही थी, तौल की बात हो या इनके जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, अगर हुकूमत लेबर डिपार्टमेंट्स को हर सूबे के एक्टिवेट करे और वो ये चेक करे कि यहाँ पे जो 12-12 घंटे या 24-24 घंटे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे पेट्रोलियम डीलर के। अगर वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ सूबों के तहत होता है वो क्यों सोया रहता है और कभी हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं देखा गया कि उसने कोई छापा मार के 5 पंप्स पकड़े हो, 10 पंप्स पकड़े हो कि जिनकी तौल पूरी नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बता सकता हूँ कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जो कि बुनियादी तौर पर अनरजिस्टर्ड तंजीम है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनके रहनुमाओं के बारे में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बराह रास्त सहाफ़ियों ने खुद सवाल किए हैं कि आपके पंप पे पूरी तौल नहीं मिली है, तो उसे मजाक में टाला गया है। तो ये लेवल है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के रिस्पांस का या ओगरा के रिस्पांस का कि उनका डिपार्टमेंट मौजूद है, आपकी सैलरी में से मजीद पैसे कटेंगे इनको फीड करने के लिए। पंजाब में हमने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जो भी किया और मैनेज किया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने तो चले अभी तक इंटरवीन नहीं किया फेडरल से, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश की? क्योंकि शहरी तो सिंध में रुल रहे हैं, कराची में रुल रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से इंटरवेंशन नहीं है, ना वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। यकीनन आप जब नेगोशिएशन करते हैं तो फिर आप उस पर कैरेट और स्टिक करते हैं। इनके पास भरपूर स्टिक मौजूद है वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट की, कि वो जाके चेक कर रहे हैं अभी ये खुलवा के पंप्स कि उन्होंने किस तरह से सेटिंग की हुई है और किस तरह से आवाम को कम। मैं तो कहता हूँ अभी बंद है ना, बेहतरीन मौका है, सब पे जाएं, रश भी नहीं है, कोई इंटरवेंशन भी नहीं होगी, इंटरफेरेंस भी नहीं होगी, बेहतरीन मौका है, अभी भेज दें सबको चेक करने के लिए। अच्छा फाइनली जवाब ये भी बता दें, आप कह रहे हैं कि वेट एंड सी वाला मामला वहां भी है, कोई हड़ताल नहीं है इस वक्त लाहौर की आप बात कर रहे हैं, नहीं है का मतलब है कि नहीं होगी या फिर किसी मोमेंट का, किसी टाइम का इंतजार किया जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल ये वाज़ेह बात है। और जो पंजाब की सतह पर हम देख रहे हैं कि जो बड़े डीलर्स हैं उन्होंने ये बिल्कुल इस हड़ताल को मुस्तरद कर दिया और ये वाज़ेह ऐलान किया है कि हम मुहर्रमुल हराम है चूँकि आगे आ रहा है, मुहर्रम के बाद हम वज़ारत ख़जाना से और गवर्नमेंट पेट्रोलियम से हम बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो भी फैसला आया उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे मुहर्रम के बाद। बहुत शुक्रिया जवाद, बहुत शुक्रिया अली इमरान हमें अपडेट करने का। अच्छा जी, बरतानिया में इंतखाबात में आपको बता दें 650 में से 570 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं और लेबर पार्टी 384 के साथ भारी भरकम अक्सरियत के साथ उसने मैदान मार लिया है। भाई ब्रेक ले रहे हैं। आज से इतवार तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। राइट
है। अच्छा, आपको बताते हैं कि कल पंजाब में बारिश हो रही है, सरगोदे में हो रही है। तो कल पंजाब समेत जी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और पारा चिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बारिश से गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी आई है। कराची में कल आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन इस कदर बकवास था। मतलब इसका बिल्कुल ये आप मतलब ना अखज़ करें कि जैसे काले बादल छाए रहे तो बारिश भी हो रही है। अच्छा, सरदार साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, मैं आपसे कराची से शुरू करूंगा, बिकॉज ओवरकास्ट है, लोग कहते हैं ठीक है जी धूप थम गई है, लेकिन उसके बावजूद दिन हो रात हो इतना शदीद हब्स है कि अब खड़े हुए कराची में एक कैफियत नहीं होती थी कि सर से पैर तक आप पसीने में भीगे हुए खड़े खड़े बस कुछ नहीं कर रहे आप। जी, असल में ह्यूमिडिटी बहुत जब ज्यादा होती है ना, आपको बताएं कि पिछले 2-3 दिन से हालांकि टेम्परेचर तो 35 ही रह रहा है, लेकिन उसकी वजह से नमी बहुत ज्यादा की होने की वजह से यानी 65%, 70% एवरेज ही चल रही होती है दिन भर, तो इस वजह से ज्यादा हब्स है। और उसके साथ चूंकि विंड बहुत लाइट होती है, कोई ज्यादा नहीं चल रही, सी ब्रीज अच्छी स्पीड से, तो इस वजह से नहीं। तो ह्यूमिडिटी कैसे कम होगी? मतलब ये इसी तरह होती है या कम होने का कोई इम्कान है, या सी ब्रीज अच्छी चलेगी जो कि पता नहीं चल के नहीं दे रही है, क्या होगा? जी, असल में तो सी ब्रीज के चलने पे यानी अच्छी स्पीड से सी ब्रीज चले ना तो फिर उतनी जैसे कहते हैं घुटन या हब्स तो रहेगा, लेकिन ये कि फील कम होगा, आपको घुटन कम होगी। अच्छा चलिए वो बात हम बाद में करते हैं, पहले पंजाब वाली बात कर लें। आज 5 जुलाई है, तो अब जो बारिशों का ये सिलसिला हम देख रहे हैं ऑल अक्रॉस पंजाब, ये बाकायदगी से मानसून सीजन में है हम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और तेज स्पेल मुतवक्की है उसमें इस्लामाबाद में भी, और नीचे जेलम और सियालकोट, नारोवाल जैसे जैसे लाहौर तक, और लाहौर से नीचे कसूर वगैरह तक, इन तमाम एरियाज में हैवी स्पेल मुतवक्की है। और देखें आज रात होता है, कल होता है, लेकिन अगले जो 2-3 दिन हैं आज से लेके परसों तक 5 से 7 तक, इस दौरान में तो कहीं कहीं ये कि इस्लामाबाद में भी, खुद पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इसी तरह से जेलम अक्सर ऐसे स्पेल्स जो होते हैं फिर वो उन इम्कान होता है ये टोरेंशियल रेन्स तक पहुंच जाएगी बात, अर्बन फ्लडिंग तक बात पहुंच जाएगी। हम मतलब फिक्रमंद हो या फिर ये आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल स्पेल ही है, इस पर कुछ ज्यादा नहीं होने वाला? नहीं, नॉर्मल से ज्यादा है, इसलिए फिक्रमंदी थोड़ी सी है, खासकर जो केपी में की तरफ है ना, पहाड़ी इलाके जो मालाकंड और सवात और दूसरे हजारा डिवीजन में आपको पता है गलियात, नारायण का खान, उधर जब हैवी स्पेल होता है तो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है उसका, और इसी तरह से नदी नालों में तो यानी आकर उसका अच्छा रहता है जो फ्लैश फ्लडिंग का। और बड़े शहरों में जैसे उसमें एडवाइजरी में जिक्र किया गया, उसमें इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर। गॉट इट सरदार साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम। अच्छा, हम कभी कभार इनसे सवाल इस तरह करते हैं जैसे ये मीटरोलॉजिस्ट नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट हो कि बताएंगे क्या होने वाला है। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, एक और इशू जो बड़ा परेशान कर रहा है पाकिस्तानियों को, मजहबी शिद्दत पसंदी के बढ़ते वाक़यात मजहबी हम आहंगी और पुरअमन माशरे के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। सवात का वाक़या हो या सरगोदा और जड़ावाला में तौहीन मजहब के नाम पर जो कुछ हुआ हर एक के लिए तकलीफ दे था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के इजलास की कल सदारत की। मरियम नवाज़ मजहबी शिद्दत पसंदी और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर फतवों पर भी खासी परेशान नजर आई। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे फतवे देने वाले हरगिज़ काबिल कबूल नहीं, ऐसी बातें करना जुर्म है। क्योंकि स्कूल के बारे में एक हज़रत जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत फतवे दे रहे हैं, मुझे खुशी है कि आपने इसकी तरफ भी निशानदही की। हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अहकामात हैं, क्या फ़रमान हैं, क्या अहादीस मुबारक हैं इस सिलसिले में, और उसके मुखालिफ जाके कोई हुक्म जारी करना या उसके मुखालिफ जाके कोई फतवा देना, ये तो ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी निशानदेही और जिसको रोकना, जिसकी रोकथाम हम सब का फ़र्ज़ है। फिर साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने मजहबी तौहीन और बेहुरमती के इल्ज़ामात लगाने के अमल को इंतहाई तकलीफ दे करार देते हुए बताया कि वो ख़ुद और उनका घराना दीनी सोच रखता है, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। जत्था बरदारों को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे।
कुरान पाक की बेहुरमती या मज़हब की बेहुरमती, आजकल बहुत शिकायत इसके बारे में आ रही हैं। हमें भी इस मामले में भी सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। और फिर जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसकी तफसील में जाए बगैर कि क्या हुआ है, कौन कितना उसका मुजरिम है, देनदार है, अचानक ऐलान कर दिया जाता है और चंद ही लम्हों में पुलिस के पहुंचने से पहले वो गली में या उस मोहल्ले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो जलाओ, घेराओ, कत्लो गारत वहाँ शुरू हो जाती है। उसमें कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए। कहाँ कहाँ पे ये इन चीज़ों को हम बात करके कोई फ़ैसला साजी करके कोई बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। जब 2017-18 में सियासी स्कोर को सेटल करने के लिए जब हमें निशाना बनाया गया तो आप उसके लिए हमने गोलियां भी खाईं और बातें भी सुनी, इल्ज़ामात का सामना भी किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ तो ये बड़ी मेरे लिए बाइस तकलीफ़ थी। और आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब एक बहुत मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी गोली मारी गई। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। तो मैं इस चीज़ से, इस अमल से मैं ख़ुद गुज़री हूँ और मैं जानती हूँ कि ये कितना तकलीफ़ दे अमल है। साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने बड़े वाज़े अंदाज में, और आपने सुना भी है, वो सब कहा जो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। लेकिन पंजाब में मुख्तलिफ जो अदवार में हमने ये देखा है कि ऐसे दिलखराज वाक़यात होते रहे हैं जिसमें तौहीन मज़हब के नाम पर अमन व अमान ख़राब किया गया है। लेकिन हर बार रियासती रेट बड़ी कमज़ोर नज़र आई है। दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू चेंज नाउ। और ये ही देखना होगा कि पंजाब हुकूमत शिद्दत पसंदी और सोशल मीडिया पर लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ ख़ुद साख्ता फतवे झाड़ने वालों की रोकथाम के लिए अमली तौर पर कुछ करती है या नहीं। So this is going to be a test। और कल एक काबिल तहसीन काम सिंध असम्बली में भी हुआ है। रुकने असम्बली हैं मालवी फसी, उन्होंने खुद साख्ता मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा कराई है। और करारदाद में कहा गया है कि ऐवान ख़वातीन के खिलाफ साहिल अदीम के तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करता है। सो चाहे वो पीपल ऑफ अथॉरिटी हों या फिर वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ अथॉरिटी हों, वहाँ से इस तरह की आवाज़ आना बड़ी हौसला अफजा है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी न किसी को तो बंद बांधना होगा। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आला पंजाब की एडवाइज़र भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं। आज़मा साहिबा, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कल वज़ीर आला पंजाब ने बात भी की है, लेकिन ज़रा उस पर पॉइंटेड बातें करते हैं, जैसे कि बच्चियों की पढ़ाई, लड़कियों की एजुकेशन, जिसके बारे में हम ऑनलाइन इतना ऐसा प्रोपेगेंडा सुनते हैं। ये हमें पहले समझा दें कि उस प्रोपेगेंडा की रोकथाम अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं अभी तक इस किस्म के जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को कहते हैं, लाखों में उनके व्यूज हैं, उनको अभी तक नैप क्यों नहीं किया गया, पकड़ा क्यों नहीं गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। और मैं हमेशा की तरह मुझे खुशी होती है कि जब मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की बजाय सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं और उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जिस पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, और उसमें आपका फोरम जो है वो सरफहरिस्त है। सो मुझे खुशी होती है आपके साथ जो है वो बात करते हुए। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये एक सोसाइटी का जो एक डायलेमा बनता जा रहा है दिन ब दिन ज्यादा, कि जितनी कंट्रोवर्शियल बात करो, जितनी जो है वो चुपती हुई बात करो, जितना औरत को टारगेट करो, जितना जो है वो मजहब को बीच में लेके आओ, वो उतना बिकता है। अब इसके ऊपर आपका मेरा एक इख्तलाफ जो है वो आ जाता है जब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पर ऐसी जो चीजें हैं उस पर पाबंदी होनी चाहिए, हद तक इज्जत के कानून को नाफिज होना चाहिए। ये खुद साख्ता बैठकर फतवे देना, खुद साख्ता बैठकर जो है वो पॉलिसियां बना के लोगों को उसके ऊपर इंस्टिगेट करना, ये हमारी सोसाइटी में एक फैशन हो गया है। ये तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन की कमेटी के साथ जो मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो है मुनक्किद की गई थी, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ मुहर्रम उल हराम पे नहीं, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे बात की और उसमें उन्होंने उलमा कराम को ऑन बोर्ड लेने की जो है वो बार बार जरूरत पर जोर दिया। चूंकि उलमा कराम का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है, उनके माइक से, उनके मिंबर से जो बात की जाती है उसकी एक अहमियत होती है पब्लिक एट लार्ज के अंदर, आम आदमी के अंदर।
मेरी आपकी बात शायद लोग कम सुनते हो, लेकिन मौलवी साहब की, मौलाना साहब की, अलामा साहब की बात जो है वो ज्यादा सुनते हैं। सो ये 3-4 इश्यूज जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रेज किए, वो उन्होंने सॉडमी वाला वो वाकया भी जो है वो किया, जिसके अंदर एक बच्चे को जो है वो सॉडमी का निशाना बनाया गया था एक मस्जिद के अंदर, और उस पर उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो है उसको एक मजहबी रंग दिया गया, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। तो वो तमाम टॉपिक्स जिस पे बात करते हुए शायद जो है वो अब ये हाल आ गया है मुल्क के अंदर कि हम बात भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर बात करते हुए भी डरना पड़ता है। सो उन तमाम चीजों को बहुत दिलेरी और बहादुरी से चीफ मिनिस्टर साहब ने ना सिर्फ बयान किया, बल्कि उसके ऊपर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमें एज ए सोसाइटी हमें मिल के जो है इसके ऊपर काम करना होगा। उलमा कराम जो है अपने माइक के जरिए, अपने मेंबर के जरिए जो है इसके ऊपर बात करें। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अच्छा, अहम तरीन स्टेक होल्डर्स है उलमा कराम, और उनको ऑन बोर्ड लेना और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को ऑन बोर्ड लेना, जो कल की नशिस्त में हमने देखा बैठे हुए थे। पहल तो वहीं से होगी, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट के रिट कायम करना या किसी जत्थे को कंट्रोल करना या उस शख्स को बचाना जिस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हों, या अगर सच्चे भी लगा रहे हों, तो आप सड़क के ऊपर जस्टिस तो नहीं कर सकते। ये पुलिस का काम है। पुलिस के आला अफसरान भी इस इजलास में बैठे हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मुतअद्दिद वाक़यात में हमने देखा है कि पुलिस एक्सेप्ट फॉर सैयदा शहर बानो साहिबा, जिन्होंने सोल हैंडेडली उस लड़की को वहाँ से निकाल लिया, बचा लिया, अदरवाइज नहीं हो सकता था यह सारा कुछ। हमेशा रिट ऑफ द गवर्नमेंट, रिट ऑफ द पुलिस कमजोर ही रही है, तो उनको बेहतर करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? एम्पावर किया यस, मैं पहले तो एक बात जो मैं पिछली उसमें कंप्लीट करना चाह रही थी कि कल जो है वो ब्रीफिंग के अंदर ये चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने अनाउंस भी किया कि तकरीबन 5000 जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक के हैं, ट्विटर के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, उनको ब्लॉक किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको जो है वो जारी रखा जाएगा। नफरत फैलाने की इजाजत जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और अब मुहर्रमुल हराम का एक सेंसिटिव इवेंट जो है वो आ रहा है, उसके ऊपर जो एक नफरत अंगेजी अभी से शुरू हो गई है। 1-2 वाकयात ऐसे हुए हैं जो मैं अभी आपके साथ पब्लिकली तो नहीं कहना चाहती, लेकिन जाहिर है वो हुकूमत के नॉलेज में आए हैं। सो उसके ऊपर भी जो है हुकूमत कंसर्न है कि इन वाकयात को कैसे रोका जाए। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि सिर्फ शहर बानो वाला वाकया हुआ है, नहीं, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि सरगोदा के अंदर एक पूरी फैमिली को सरगोदा की पुलिस ने जो है वो रेस्क्यू किया था। उनके ऊपर भी यही इल्जाम लगाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पहुंचकर जो है पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया, उनको हिफाजत में लिया और कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी और कल उलमा कराम ने भी उसकी जो है सताइश की और कहा कि जो सरगोदा पुलिस का उस वक्त एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन था, इसी की जरूरत है। सो देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी के जो बिहेवियर होते हैं वो ना एक दिन में बनते हैं, ना वो एक दिन में ठीक हो सकते हैं। हम सब लोगों को, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो एज ए गवर्नमेंट मेरी चीफ मिनिस्टर का काम है वो इसके ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के ऊपर है। वो कतई तौर पर कानून को हाथ में लेने की, जत्थों को इंसाफ करने की और मजहबी शिद्दत पसंदी की जो है वो इजाजत नहीं दे रही है। और दूसरी बात, जो उलमा कराम है जिनकी बातें मैटर करती हैं, जिनके अंदर से कुछ लोग शायद निकलते हैं जो अपने आप को उलमा कराम कहते हैं। आज़मा साहब, अब एक बात हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, जितना हमने एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स ऑफ ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात देखे हैं, ऑनर किलिंग्स हम वैसे देखते रहते हैं, बच्चों के अगेंस्ट हम अब्यूज़ के किस्से सामने होते हैं, कोई ऐसा लॉ बना सकते हैं पंजाब में जहाँ स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बने ऐसे केसेस में? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग डर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, विटनेसेस जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं उस चीज में से। तो इसमें स्टेट ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस बनाए, खुद मुद्दई बने कि ताकि मेक श्योर करें कि ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म करने की तरफ तो हम चलें। बिल्कुल आप हुमा ठीक कह रही हो, और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2 टास्क, एक तो पुलिस को जिसने चालान जो है जमा कराना होता है, और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर बड़ा कंसर्न का इजहार किया कि बाज़ औक़ात ऐसे चालान जमा कराए जाते हैं, ऐसी कमजोर FIR बनाई जाती है कि पहली ही पेशी के अंदर जो है वो मुल्जिम अपने घरों को हंसी खुशी चले जाते हैं। सो कल जो 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने KPIs जो है वो मुकर्रर किए हैं पुलिस के लिए भी। ये पहली दफा ये
ये गैर जो है सियासी पुलिस और मिसाली पुलिस जो है उसका नारा नहीं है, उसको ग्राउंड के ऊपर करके दिखा रही है। उन्होंने KPIs मुतय्यन कर दिए हैं और उस KPI के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर जो वल्नरेबल सोसाइटी सेगमेंट्स हैं उनको, और जिसमें बच्चे और जिसमें खवातीन शामिल हैं, उनके खिलाफ जितने जराइम होते हैं उनकी FIR से लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन से लेकर उसको सजा दिलाने तक जो ये स्कोर कार्ड बनेगा हर पुलिस अफसर का, और वो पुलिस अफसर जो है जहां पर भी गफलत कोताही करता हुआ सामने आएगा यकीनन उसके ऊपर उसकी जवाबदेही होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ये हुक्म सादर फरमाया है, बाकायदा एक सेल जो है बनाया जा रहा है पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर बच्चे और खवातीन के खिलाफ जो केसेस हैं उसको प्रायोरिटी पर देखा जाएगा, उसके ऊपर बेहतरीन प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे और जहां जहां मुनासिब और जरूरत समझी जाएगी वहां पर, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टेट खुद जो है इन केसेस के अंदर मुद्दई बनेगी। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी कर चुकी हैं। इसके ऊपर जो है हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो है कुछ जिनको कहा गया कि उनके इम्तिहानात लें, उनको जांचें, उनकी कारकर्दगी देखें, वो कोर्ट में चले गए और फिर वही होता है जो हमेशा होता है कि कोर्ट के अंदर जाकर हर एक किस जो है वो सुनी जाती है सिवाय हुकूमत के जो मामलात को और इदारों को ठीक। सवाल और आपसे पूछना है आज़मा साहिबा, वक्त हमारे पास कम है। महकमा दाखिला पंजाब ने 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर ही पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, तो हमें समझा दें सोशल मीडिया पे पाबंदी से क्या, फेसबुक ट्विटर तो वैसे नहीं चलता, एक्स इंस्टा क्या बंद होगा और क्या जस्टिफिकेशन है इसकी, क्योंकि इंटरनेट तो ऑलरेडी इन दिनों में जो सेंसिटिव डेज होते हैं उसमें बंद ही होता है तकरीबन। तो सिफारिश है तो फैसला वफाक से पूछ के होगा, आज़मा साहिबा ये भी बताएं। जी नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जी इसके ऊपर खुद जो है वो हुक्म फरमाना है, ये उनकी सिफारिश जरूर है कैबिनेट कमेटी की, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पर खुद जो है वो सोच उसके ऊपर फैसला करेगी कि क्या करना है। 2 जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। पहली तो ये और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बड़ी क्लियर थी, जो उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग की उसमें उन्होंने कहा भी कि जो रूट वाला एरिया होगा सिर्फ उसके ऊपर जो है वो बंदिश होगी और कहीं पे बंदिश नहीं होनी चाहिए। उसी पे हमें बड़े अरसे से हो रही थी और बड़ा कंफर्टेबल फिर वो सिस्टम चल जाता है इस तरह। नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके ऊपर ये फिर से एक वो जैसे इमरान खान साहब के वो एक जो 24 मई का एक फैसला है जिसमें मैं खुद ब्रीफिंग दे चुकी हूँ, वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट दिखा के एक नए तरह से वो फैसला करके उसके ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, तो ये जरूरी है ये बात आप तक पहुंचाना। सो अभी इसके ऊपर एक तो फैसला नहीं हुआ। नंबर 2 ये है कि जो मैंने बात आपसे की थी, एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जी ये जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और वो कुछ पोस्ट ऐसी हुई है जिससे मुल्क के अंदर एक फिरका वारियत की आग लग सकती है। तो ये फैक्टर तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू भी मौजूद है कि हमें जो है रूट की जो जुलूस के रूट हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए जा सके वो करने चाहिए। पब्लिक एट लार्ज को जो है वो उसके ऊपर परेशान नहीं होना करना चाहिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हेट जो पोस्ट लग रही हैं, कुछ मैंने बताया जो मैं वाकया आपके साथ शेयर नहीं कर सकती ड्यू टू सम रीजंस। एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सो उसके ऊपर कंसर्न है महकमा दाखिला पंजाब भी, लेकिन इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हुक्म फरमाएंगी और वो फैसला करेंगी। अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ है। बेहतर तो यही होगा कि वो इलाके जहां से जुलूस गुजरना है, जहां पे एक्टिविटी है मुहर्रम से रिलेटेड, वहीं तक ये रिस्ट्रिक्शन रखी जाए। यही होता भी रहा है और ये प्रैक्टिस हैज बीन वर्किंग वेल इन द पास्ट। नहीं लेकिन अब्दुल्ला एक मिनट, लेकिन एक फिरके को टारगेट करके उसके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट लगाना, उनकी मजहबी जो रसूमात हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना, उनको काफिर डिक्लेयर करना, वो तो जिसने किया है उसको पकड़े हैं। बिल्कुल, एक्चुअली यही तो चीज है जो हम कह रहे हैं कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए। आज़मा साहिबा, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये भी हो गई बात। एक और बात जिस पे हम देखना चाहते हैं कि डेवलपमेंट क्या हुई है। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद कौमी टीम के खिलाड़ी अपने तौर पर जो कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब बहुत कुछ बदलेगा बेसिकली, और अब जैसे चल रहा था मजीद वैसे ही चलता रहेगा। ये नहीं होने वाला। चेयरमैन पीसीबी आपको पता है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल लाहौर में एक बार फिर वाजे कर दिया कि सर्जरी तो होगी लेकिन गुस्से और जल्दबाजी में
कुछ नहीं करेंगे, उनका ये कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा, खिलाड़ियों को ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिल रहे हैं, फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। सिलेक्शन कमेटी को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, जिसने गलत फैसले किए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये भी देखा जाएगा कि किस खिलाड़ी ने हिदायत या प्लान पर अमल नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी ने साफ कह दिया कि वो भी महसूस करते हैं कि गलतियां तो कहीं ना कहीं हुई हैं। हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को बुला लिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, डेवलपमेंट्स वी ऑल नो। ज़रा पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ अहमद साहब, बातें तो बहुत सी हम कर सकते हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हम मज़ीद क्या बात करें, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपकी नज़र में वजह क्या बनी कि पाकिस्तान का ये जो हम एक डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमने देखा है और बड़ा क्विक देखा है, वो आपको क्या रीजनिंग नज़र आ रही है कि क्या हुआ है? देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो 15 का स्क्वाड जो सिलेक्ट किया गया वो प्रॉपर सही नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि आपने खुद देखा कि दुनिया स्पिनर्स लेके जा रही है, आप 5 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं। खैर वो हसन अली बाद में अलग हो गए थे, लेकिन 5 फास्ट बॉलर आप लेके गए। उसके अलावा आप 3 विकेट कीपर ले गए। एक्चुअल आपने ये 12 की टीम सेलेक्ट की थी, 3 तो आपकी मजबूरी बने जो है उसमें आप अगर अम्माद वसीम की बात करें और जो है मोहम्मद आमिर की बात करें, और फिर जो दुबई से हमारे एक प्लेयर जिनको लिया गया उनकी अगर उस्मान खान, तो स्क्वाड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तौसीफ साहब, अब बोर्ड ने ये सिग्नल भी दिया है कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का पोस्टमार्टम होगा और कई की तनज़ुली भी हो सकती है। आप समझते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस से मुंसलिक करना ठीक है, इसका फ़ायदा हो सकता है, और जो हम प्लेयर पावर की कहानियाँ सुनते थे उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि देखिए, एक तो पहली अगर हम डीप जाएं तो हमारे पास बहुत बड़ा बंच नहीं है, और उसके फ़ायदा प्लेयर रहे थे। जाहिर है कि पीछे प्लेयर ही नहीं। जब उनको कहा जाता था कि आप जो है वो कुछ मैचों में बैठ जाओ जो हल्की टीम है, क्योंकि मैं 5 चीफ उस चेयरमैन के उसमें रहा हूँ और इसमें भी मैं था मौजूद इस में, लेकिन हम लोग बाद में हमको फारिग किया गया इसमें। तो बिल्कुल ज़रूरी है, आप खेले जा रहे हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, ज़रूर मिलने चाहिए। मैं खुद कहता हूँ पैसे मिलने चाहिए और अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप ख़राब परफॉर्मेंस करें तो कटौती तो होनी चाहिए, हर लिहाज से कटौती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। हम एक्चुअली हर किसी से बात इसलिए भी करते हैं बिकॉज इन लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है, और कुछ कहीं से भी अच्छा आइडिया आ जाए फॉर आवर क्रिकेट टीम टू रिफॉर्म इटसेल्फ तो अच्छा ही होगा हमारे लिए। क्या ख्याल है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर्स ने जिस तेज़ी से दुनिया में अपना नाम बनाया है, हम सब बड़े खुश हैं उस पर, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को शिकायत ये है कि, और बिल्कुल जायज़ है, कि इन हीरोज़ को हम अपने मुल्क में एक्शन में नहीं देखते। एक्चुअली हमने कितनी बार ये बात की भी है, व्हेनेवर वी हैव सम विनर्स ऑन आवर शो, तो हम हमेशा ये सोचते हैं भाई थाईलैंड वगैरह जाके ये कर रहे हैं, दुबई में होते हैं, दुबई में होते हैं, इधर क्यों नहीं हो रहा? तो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ने ये काम भी कर दिया है, और अगले महीने इस्लामाबाद में हो रहा है इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट। कैसा है? अच्छा, इस टूर्नामेंट में ना सिर्फ हमारे स्टार्स होंगे बल्कि दीगर ममालिक से भी फाइटर्स जो हैं वो आएंगे, और ब्लॉकबस्टर खबर ये भी है कि पाक इंडिया मुकाबले भी होंगे। मुझे नहीं बताने दिया। इसीलिए मजीद जानते हैं भाई, मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर हैं बाबर कयूम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब शुक्रिया। बताइएगा, कब से प्लान हो रहा था, किन डेट्स पे होने जा रहा है एग्जैक्टली, क्या वेन्यूज़ हैं, क्या तैयारी है? ये जी पिछले 1 साल हो गया इसकी तैयारी कर रहे हैं हम, और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसको पाकिस्तान में कराना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था।
तो इसके लिए हमने पाकिस्तान में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। 17 अगस्त को ये इस्लामाबाद में हो रहा है लियाकत जिम्नेजियम में, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया की टोटली फ़ाइट्स होंगी। टोटल पाकिस्तान एक साइड है और टोटल इंडिया दूसरी साइड है। 13 फाइट्स हैं जी। जबरदस्त, मतलब 13 की 13 पाकिस्तान इंडिया हो रही हैं। और कहाँ से फाइटर्स आ रहे हैं, कौन से मुल्कों से? नहीं, ये प्योरली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। So ये तो बायलैटरल टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान इंडिया टूर्नामेंट है। दिन ये तो जबरदस्त। कितने फाइटर्स आ रहे हैं वहाँ से? एग्जैक्टली 13 फाइटर्स हैं। बेसिकली जो IFT हमारी प्रमोशन है, ये पाकिस्तानी प्रमोशन है अंडर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, और ये नेशन टू नेशन हम कंपटीशन कर रहे हैं। हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कर चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस ईरान कर चुके हैं, और बेसिकली हम तैयारी कर रहे थे इस इवेंट की जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, और इसकी जो हाइप है वो इंशाल्लाह अब पूरी दुनिया में देखी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है। और बस ये है, देखें जो पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के जरिए। स्पोर्ट्स तो जारी रहना चाहिए, बस क्रिकेट टीम ही नहीं आती, बाकी तो चले आ ही रहे हैं। अच्छी बात है। बाकी सारे अब ये क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है ना, तो हमें बड़ा डर लगता है कि बीच में हमारी पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो आ जाएंगी। तो क्या वो वीजे जारी होना, एनओसी मिलना, स्पॉन्सर्स आना, वो सब कुछ मामला सेटल हो चुका है ऑलरेडी? देखें, अभी तक तो सब हो गया है। बस अल्लाह करे कि ये हालात ठीक रहे, दोनों साइड पे कोई किसी किस्म का एडवेंचर ना हो जाए। तो अदरवाइज तो अभी हम सारी परमिशंस के साथ और हर चीज़ माशाल्लाह सब कुछ हो चुका है, और बड़ी सपोर्टिव हैं दोनों गवर्नमेंट्स अभी तक के पाकिस्तान और इंडिया का आपस में। अच्छा, चले, बड़ी अच्छी बात है। क्रिकेट में ही सपोर्टिव नहीं होते इवेंट कराने के लिए, लेकिन चले बाकी स्पोर्ट्स में हो रहे हैं। ज़बरदस्त बात है। हमारी साइड से फाइटर्स कौन से हैं? क्योंकि कुछ हमारे बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे शो पे भी आ चुके हैं। शाहजेब रिंद भी हैं, अनीता करीम हैं। अब तो कौन होंगे हमारी साइड से? शाहजेब रिंद जो है बेसिकली वो अमेरिका की एक प्रमोशन है कराटे कॉम्बैट, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। सही। लेकिन उसके अलावा हमारे साथ जो को मेन इवेंट है वो अनीता करीम खेल रही हैं। हमारा मेन इवेंट जो है मामूश रजा, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फाइटर है, यूके में होता है, वो खेल रहा है। और उसके साथ अफरीदी है, रफ़ीक अफरीदी, ये अफगानिस्तान और KPK का बहुत, ये शायद अफरीदी के बाद दूसरा नाम आ रहा है अफरीदी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद जो हमारे प्रीलिम्स हैं उसमें जट है हमारा, एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, इसने नॉकआउट किया था पाकिस्तान। अच्छा, वेन्यू क्या होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस आए, फैमिलीज आए देखने के लिए, नौजवान आए। सो टिकटेड होगा, फ्री होगा एंट्री? कितने लोग आ सकते हैं? ये टिकट वाला इवेंट है। bookme.pk पे आप इसको टिकट्स ले सकेंगे, वो लाइव हो जाएंगे कुछ दिन में, 2-4 दिन में। सही। उसके बाद ये लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में हो रहा है। क्योंकि ये बड़ा इवेंट था तो इसके लिए हमें बड़ा वेन्यू चाहिए था। तकरीबन 10,200 की कैपेसिटी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हम इसको फुल करेंगे। इंडोर जिम्नेजियम है, बहुत खूबसूरत जिम्नेजियम है, और जिस तरह की UFC या कोई भी इंटरनेशनल फाइट्स होती हैं जिस वेन्यू में, ये उससे अच्छा एक वेन्यू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और हम इसको बेस्ट ऑफ लक बाबर कयूम राजा साहब। बड़ा ये ज़बरदस्त इवेंट होगा। और हमने देखा भी है कि इस्लामाबाद में जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए जैसे फुटबॉल भी, तो वो स्टेडियम से भर जाते हैं। आई थिंक हमारी जो कौम है ना वो इंतजार में है, हमें कुछ भी कोई स्पोर्ट दो, कम्पिटिटिव स्पोर्ट हो, और हम ज़रूर आएंगे। तो ये तो प्रूव हो चुकी है। अच्छा जी, एक और बात, ये ज़रा थोड़ी सी पेनफुल सी हमें लगती है बात, लेकिन आपको बता दें कि कराची चिड़िया घर की हथनी नूरजहां की मौत, मधुबाला की बुरी हालत की खबर ऑब्वियसली आपको पता है कि हम देते रहते हैं। अब रिपोर्ट हो रहा है कि सफारी पार्क की हथनी सोनिया जिसका नाम है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मधुबाला को मूव करना था सफारी पार्क जी, तो सफारी पार्क में ऑलरेडी है सोनिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। तो ये मामला क्या है, ये हमें हमारी शवाला असलम है हमारे साथ बता रही हैं। ओवर टू यू शवाला।
जी, इस वक्त मैं सफारी पार्क से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ और काफ़ी दिन से खबर है जो गर्दिश कर रही थी कि जो हथनी सोनिया है, अफ्रीकी जो हथनी है यहाँ सफारी पार्क में, उसके हवाले से ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि वो किसी इन्फेक्शन में मुब्तला है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जू भी मौजूद हैं, डायरेक्टर सफारी पार्क भी मौजूद हैं। इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। इसमें जो है कोई इतनी ज़्यादा जो है वो सदाकत नहीं है। ये माइनर सा एम्बलिकल रीजन में इसके थोड़ी सी 20 को जून को स्वेलिंग हुई थी और उसका बाकायदा जो है जो उसकी ट्रीटमेंट थी वो कर दी गई है। अब वो बेहतरी की तरफ है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अमूमन गर्मियों में होती रहती है ये चीज़। हथनी मधुबाला की मुंतकली का जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार है। कोई भी चीज़ डिले नहीं है। ये आपको पता है कि ये किस हवाले से बन रहा है, कैसे बन रहा है, और ये जो जितनी प्रोग्रेस आपको नज़र आ रही है ये 1 महीने का काम है। और इंशाल्लाह वैसे अब मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है काम के ऊपर। इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 महीने में रिकवर हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर जू भी मौजूद थे और डायरेक्टर सफारी भी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जो इन्फेक्शन की बात हो रही है अफ्रीकी हथनी की, सोनिया की, तो इनका कहना है कि जो इन्फेक्शन है वो गर्मी की वजह से हुआ था और अब वो बेहतरी की तरफ है। और जबकि इससे कबल हमने ये देखा था कि एक तरह का जो एक इन्फेक्शन था वो हथनी नूरजहाँ को भी था, लेकिन ये जो तमाम तर खबरें हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो हथनी नूरजहाँ वाला है, उसकी तरदीद कर दी है डायरेक्टर जू की जानिब से। जी शुक्रिया शवाला। लेकिन ये मुझे अजीब सी बात लगी कि उन्होंने कहा है कि जितना ये सारा काम देख रहे हैं मुंतकली के लिए मधुबाला की, तो ये पूरे 1 महीने में ये काम हुआ है। भाई ये बात 1 साल से हो रही है, तो उसको तो कब का मूव कर देना चाहिए था। ट्रस्ट है मधुबाला की शिफ्टिंग को लेकर। हाँ, मतलब 1 महीने में काम हुआ है, तो पिछले 11 महीने में क्या हो रहा था। ब्रेक के बाद मिलिए। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मामला अब पेशरफ्त है। बेसिकली बच्चा बीमार था, लेके गए, बच्चा कहते हैं जी इंतकाल कर गया। वालिदैन कहते हैं हम घर वापस लेके आए तो हमें लगा हमारा बच्चा नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है, अब DNA कराया जाएगा। बड़ी वैसे आई एम सॉरी कंफ्यूजिंग स्टोरी है, लेकिन हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट उमे फरवा इज़ ऑन टॉप ऑफ इट, तो उनसे हम पता कर लेते हैं। उमे फरवा, क्या हुआ है, ये वाकया क्या है, किससे शक हुआ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कुछ बदल गया है बच्चा या समथिंग लाइक दैट, बताएं। जी बिल्कुल, 1 जुलाई को चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ये वाकया पेश आया है और नसीराबाद का इरफान है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने बीमार बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेकर गया। जब बच्चे की डेथ हो गई तो उसके बच्चे की जगह पे एक बच्ची की लाश जो है वो दे दी गई। यानी जो बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उसके वालिद इरफान ने ये इल्ज़ाम लगाया, और इरफान ने ये इल्ज़ाम उस टाइम पे लगाया है कि जब बच्चे की तदफीन की गई, उसके आबाई घर गुजरांवाला में लेके गए और वहाँ जाकर उन्होंने जब बच्चे की तदफीन करने लगे तो उस टाइम पर उन्हें पता चला कि वो बच्चा नहीं, बच्ची की लाश है। और उसके बाद उसने नसीराबाद थाने में एक एप्लीकेशन दी, जिसके बाद मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। और इस हवाले से जो हॉस्पिटल, ये तो इल्ज़ाम लगा लिया इरफान ने अपने बेटे की जगह बेटी देने का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो उसके जो हकाइक हैं उसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो कहते हैं कि जी हमने तो बच्चा ही दिया है, और इस हवाले से चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने जो इरफान है, जो उस बच्चे का बाप था, उसका एक वीडियो बयान भी जारी किया है। और उसके मुताबिक वो इरफान जो वीडियो बयान दे रहा है उसमें वो कह रहा है कि मेरा बच्चा पंप पर है, यानी वेंटिलेटर पर है, और मैं अपनी मर्जी से अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ। अगर उसकी ज़िंदगी को कुछ भी होता है तो इसमें अमला या दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं होंगे। तो वो अपनी मर्जी से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर आता है और अपनी ही मर्जी से अपने बेटे को लेके जाता है। तो ये स्टेटमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जारी हो रही है। जबकि कैसे फिर मामला सेटल होगा? कोई इन्वेस्टिगेशन तो चलें हो ही जाएगी, लेकिन इस तरह के वाकयात पहले भी आपको पता है उमे फरवा रिपोर्ट हुए हैं, अस्पतालों से बच्चे गायब हो जाना, तब्दील हो जाना। कोई इंक्वायरी हुई थी पहले वाले वाकयात की? कोई नेटवर्क तो नहीं था इसके पीछे? अमूमन ये देखने में आता है कि जब इंक्वायरी होती है तो उसके जो हकाइक होते हैं, जो असल कल्प्रिट होते हैं, या जो इस जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई होती है और ये गफलत की वजह से बच्चा तब्दील हो जाता है या उठाया जाता है, तो उन लोगों को कभी भी सामने नहीं लाया जाता। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो पुलिस कभी सामने नहीं लाती। बहुत कम ऐसा चांस होता है किसी वाक़े में सामने लाया जाए। और महकमा से जब अपने लोगों का, अपने अमले का जब उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करती जाए, उसमें डॉक्टर, नर्सेज या कोई दीगर अमला मुलव्वस होता है, उनको भी सामने नहीं लाया जाता। और देखने में यह आता है
कि केस की जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उसको दबा दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। यही वजह, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है कि अगर हॉस्पिटल्स में सख्ती की जाएगी और महकमा सेहत की जानिब से जो लोग मुकर्रर किए जाते हैं, जो रुकनी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, अगर वही सही डिसीजन ले लें और इन लापरवाही और गफलत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर अमले के खिलाफ उसकी क्लैरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। डीएनए से होपफुली पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। वो वीडियो इज नो जस्टिफिकेशन कि ठीक है बच्चा वेंट पे एंड ऑल दैट, लेकिन दी तो फिर बच्ची ना जिसकी तदफीन हुई, वो ये कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो बेसिकली दो बच्चों की डेथ हो गई होगी और बच्चा गलती से दे दिया। आई एम थिंकिंग डीएनए से कंफर्म हो जाएगा। दैट इज इट, वी आर गोना सी ऑन मंडे इंशाल्लाह।